नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर एलटी कैंडिडेट्स के लिए आज टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण कला का सेट 4 है। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं और बाकी के जितने भी टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सभी आज इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आप अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। वहाँ पर इसके पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। इसके अलावा अगर आप अभी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर आप उत्तराखंड से जुड़ी हुई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उससे जुड़ी हुई अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको ये अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो में बने रहें और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो ताकि सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन समझना आसान हो। पहला क्वेश्चन है आपका आज का, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ राइट बिहेवियर इन स्टूडेंट्स? ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है आपका प्रशंसा यानी कि प्रेज, दूसरा है पनिशमेंट यानी कि सज़ा, तीसरा है रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ राइट बिहेवियर यानी कि सही व्यवहार की प्रस्तुति। तो आप बताइए यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? छात्र में सही व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सही व्यवहार की प्रस्तुति। किसी भी छात्र में सही व्यवहार लाने के लिए टीचर को चाहिए कि वो खुद जो अपना व्यवहार है वो सही प्रस्तुत करें, यानी कि एक आइडियल टीचर होना चाहिए और उसका व्यवहार सही होना चाहिए, तभी जाकर किसी भी स्टूडेंट या छात्र के लिए में जो सही व्यवहार है उसके प्रशिक्षण के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, विज्ञान में एक अवधारणा को शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट इन साइंस? पहला देखिए आसान से कठिन विधि, दूसरा है सरल से जटिल विधि, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात विधि, और फोर्थ है अमूर्त से मूर्त विधि। इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड, नोन टू अननोन, या फिर एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि किसी भी अवधारणा को, चाहे वो साइंस हो, विज्ञान हो, या ऐसी किसी भी अवधारणा को शुरू करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अमूर्त से मूर्त विधि, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट विधि। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यानी कि जिसका बहुत ज्ञान नहीं है, यानी कि जो अननोन हो, ऐसी चीज़ से किसी ठोस चीज़ की ओर ये मेथड अपनाया नहीं जा सकता है किसी भी अवधारणा को शुरू करने के लिए। अननोन चीज़ से आप कैसे किसी भी अवधारणा को शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर है इसका, अमूर्त से मूर्त विधि में का जो उपयोग है वो विज्ञान में एक अवधारणा को शुरू करने के लिए इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। देखिए क्वेश्चन ये है कि जो स्किनर का संबंध चूहों के साथ, थॉर्नडाइक का बिल्लियों के साथ है, वही रिश्ता कोहलर का किसके साथ है? ये आपको बताना है। द रिलेशन विच स्किनर हैज़ विथ रैट्स एंड थॉर्नडाइक हैज़ विथ कैट्स, सेम रिलेशन कोहलर हैज़ विथ डॉग्स, हैंस, मंकीज और चिंपैंजीज। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, चिंपैंजीज। देखिए कोहलर जो थे उन्होंने एक प्रयोग किया था 1916 में। 1916 में उन्होंने चिंपैंजी पर एक प्रयोग किया था। इस चिंपैंजी को कोहलर का सुल्तान कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कोहलर का सुल्तान किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए तो चिंपैंजी को कहा जाता है। इसी तरह से आपको ऑप्शन दे दी जाए तो आप इसका राइट आंसर होगा चिंपैंजी को कहा जाता है। देखिए इस सिद्धांत को कहते हैं कोहलर का सिद्धांत, या फिर इसे कहते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी। तो अगर इनसाइट लर्निंग थ्योरी करके क्वेश्चन पूछा जाए तो भी यहाँ पर कोहलर के सिद्धांत का क्वेश्चन ही होगा, वो सेम होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जो स्किनर का संबंध चूहों के साथ, थॉर्नडाइक का बिल्लियों के साथ है, वही रिश्ता कोहलर का चिंपैंजी के साथ है। इन्होंने 1916 में एक प्रयोग किया था जिसमें इन्होंने एक बनाना को ऊपर लटका दिया था और कुछ बॉक्सेस वहाँ पर रख दिए थे एक बंद केज में। तो उन्होंने ये देखा कि जो चिंपैंजी है वो बॉक्सेस को एक सीढ़ी की तरह बनाकर उस बनाना तक पहुँच जाता है,
और इस प्रयोग के बाद इन्होंने एक थ्योरी बनाई थी जिसे कोहलर का सिद्धांत कहते हैं या फिर इनसाइट लर्निंग थ्योरी कहते हैं। और ये जो सिद्धांत है वो आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत पर के नियम पर आधारित है, यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी के जो नियम है उस पर आधारित है। और इसे ही गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो गेस्टाल्ट सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है और इसी के नियम पर ये आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिंपैंजी, जिसे कहते हैं कोहलर का सुल्तान। देखिए गेस्टाल्ट वर्ड की बात करें तो ये जर्मनी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपने सोच के द्वारा समझ लेता है। देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत भी इन्हीं नियमों पर आधारित है, यानी कि अपनी समझ द्वारा या अपनी सोच द्वारा अपनी परिस्थिति को समझ लेना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिंपैंजी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जो बातें मैंने बताई ये ध्यान में रखिएगा। 1916 में ये परीक्षण किया गया था। कोहलर का जो सुल्तान है वो चिंपैंजी को कहा जाता है। तीसरा, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत नियम पर आधारित है जिसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या फिर वाराणसी? तो ये आपको बताना है कि ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है। देखिए इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें अगर सीधे आपको आंसर मालूम है तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आंसर आपका राइट हो जाएगा। यानी कि अगर आपको आंसर आता है तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर देखना जरूरी है। तो देखिए ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है ये आपको बताना है और इसका राइट आंसर है इलाहाबाद में। इलाहाबाद या प्रयागराज, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, प्रयागराज नाम चेंज हो चुका है। तो प्रयागराज में ये स्थित है, इलाहाबाद में यानी कि। तो देखिए सबसे पहले जो आपका ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी था वो भारत में सबसे पहले 1916 में यहाँ पर ये इस्टेब्लिश हुआ था। 1916 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी को भारत में। जबकि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 1879 में 1879 में पूरी दुनिया में इसे इस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी को। तो देखिए ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपी में 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा, इलाहाबाद में हुआ था। दूसरा, पूरे भारत की बात करें तो 1916 में ये इस्टेब्लिश हुआ था ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी, जिसे इस्टेब्लिश किया था आई.एन. सेन गुप्ता ने। आई.एन. सेन गुप्ता, आई.एन. सेन गुप्ता ने ये इस्टेब्लिश किया था पूरे भारत में पहली बार 1916 में। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 1879 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था विलियम वोंट ने ये इस्टेब्लिश किया था। तो ये भी पूछा सकता है कि जो दुनिया की पहली ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था या फिर किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो विलियम वोंट द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था 1879 में, जबकि भारत में 1916 में आई.एन. सेन गुप्ता द्वारा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसका राइट आंसर है इलाहाबाद। ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस एलिमेंट ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल? ऑप्शन ए सेट इंडक्शन, बी है मूवमेंट, सी है जेस्चर या फिर ऑप्शन डी है चेंज इन वॉइस। निम्न में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए विन्यास प्रेरण, बी है संचलन, सी है यहाँ पर हाव भाव यानी कि जेस्चर्स, डी है यहाँ पर वाक स्वरूप परिवर्तन यानी कि चेंज इन वॉइस। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये प्रीवियस ईयर आस्क हो चुका है, यानी कि पूछा जा चुका है ये। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है विन्यास प्रेरण। विन्यास प्रेरण जो है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है, यानी कि स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का तत्व नहीं है। बाकी तीनों इसके तत्व हैं, संचलन, हाव भाव या फिर वाक स्वरूप परिवर्तन यानी कि चेंज इन वॉइस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लर्निंग प्लेट्यूज यानी कि सीखने में पठार क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए देखिए, अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग यानी कि सीखने में वृद्धि हुई। डिफेक्ट इन लर्निंग, ऑप्शन बी है दोष सीख रहा है। सेसेशन ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने की समाप्ति। ऑप्शन डी है ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग यानी कि सीखने में बाधा। तो ये बताना है कि जब आप लर्निंग करते हैं या जो
आप कुछ भी सीखते हैं तो उसमें जो पठार है यानी कि प्लेट्यू है वो क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग, यानी कि सीखने में बाधा है। आ, ये जो पठार है, सीखने में पठार क्या होता है? सीखने में बाधा। जैसे कि आप एक कंटिन्यूस वे में किसी चीज़ को सीख रहे हैं और अचानक उसमें एक पठार रूपी यहाँ पर स्टॉप हो जाए, उसकी जो सीखने की स्थिति है वो चेंज हो जाए, यानी कि वो आगे बढ़ नहीं रही है, एक लेवल पर आ गई है, यानी कि उससे आगे आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं सीखने में पठार। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये पठार रूपी जो बाधा है उसे कहते हैं सीखने में बाधा। सीखने में पठार क्या? सीखने में बाधा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द राइटर ऑफ द बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज स्किनर, हल, पेवलोव या फिर थॉर्नडाइक। जीवों का व्यवहार पुस्तक के लेखक है स्किनर, हल, पावलोव या फिर थॉर्नडाइक। ये आपको बताने ये सभी मनोवैज्ञानिकों के नाम है और इनमें से किसने जीवों का व्यवहार नामक पुस्तक लिखी है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्किनर। देखिए स्किनर का जो पूरा नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, वुल हॉक फेडरिक स्किनर। वुल हॉक फेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम था और जीवों का व्यवहार इनकी पहली बुक थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो जीवों का व्यवहार इन्होंने पहली बुक लिखी थी, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्किनर ने ही लिखी थी। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ द आइडिया ऑफ माइक्रो टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण के विचार से कौन संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन ए वुश, डेविड ह्यूम, डब्ल्यू एलन या फिर एचिसन। ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो सूक्ष्म शिक्षण के विचार से संबंध नहीं रखते, यानी कि माइक्रो टीचिंग से संबंध नहीं रखते? तो इसका राइट आंसर है डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम जो है वो इससे संबंध नहीं रखते हैं। तो फिर इससे संबंध कौन रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है डब्ल्यू ह्यूम। तो ये भी पूछा जा सकता है माइक्रो टीचिंग से संबंध कौन रखते हैं? देखिए वैसे तीनों ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन चेंज कर दिए जाए, फॉर एग्जांपल किसी और व्यक्तियों के नाम दे दिए जाए, उसमें आपको डब्ल्यू एलन का नाम दे दिया जाए और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो सूक्ष्म शिक्षण है के विचार से संबंधित कौन है इन चारों में से, तो वहाँ पर राइट आंसर होगा डब्ल्यू एलन। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है डेविड ह्यूम, जो इससे संबंध नहीं रखते हैं। वैसे फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग की बात करें तो डब्ल्यू एलन ही है यहाँ पर फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, माइक्रो टीचिंग के जो फादर है वो है आपके डब्ल्यू एलन। 1964 में इन्होंने ये इसकी खोज की थी, माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की थी 1964 में। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग डब्ल्यू एलन, 1964 में इन्होंने ये शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। यानी कि निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम स्तर नहीं है, यानी कि टीचिंग लर्निंग का जो लेवल है वो नहीं है, इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि समझ का स्तर, बी है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतनशील स्तर, या फिर ऑप्शन सी मेमोरी लेवल या फिर मेमोरी स्तर यानी कि जो आप मेमोरी के यूज़ करते हैं अपने, या फिर डिस्टेंस लेवल यानी कि दूरी का स्तर। तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से क्या शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होना चाहिए? तो दूरी का स्तर यानी कि डिस्टेंस लेवल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। शिक्षण यानी कि टीचिंग लर्निंग का लेवल ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी इन क्लासरूम टीचिंग। यानी कि कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक रणनीति नहीं है? पहला है लेक्चर देना यानी कि व्याख्यान, दूसरा है परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट, तीसरा है हेयूरिस्टिक या फिर मंथन बुद्धिशीलता। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए कक्षा शिक्षण में यानी कि क्लासरूम टीचिंग में, ये आपको बताना है। तो सिर्फ लेक्चर देना एक डेमोक्रेटिक यहाँ पर टीचिंग नहीं होना चाहिए क्लासरूम टीचिंग में, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए क्लासरूम टीचिंग में। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पर विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। यह विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए सीखने को बढ़ाता है, यानी कि इट इन्हेंसेस लर्निंग ओनली फॉर स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए। और बी देखिए, यह विकलांग बच्चों की देखभाल को लेकर उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास तक की सेवा में बदलाव है, यानी कि इट इज़ द शिफ्ट इन सर्विस फ्रॉम द केयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू देयर एजुकेशन पर्सनल डेवलपमेंट। सी है यहाँ पर, समावेशी शिक्षा का एक सतत प्रक्रिया है जो एक प्राप्त अवस्था या उत्पाद नहीं है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस नॉट एन अचीव्ड स्टेट ऑफ और प्रोडक्ट। डी है यहाँ पर, यह सभी छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करता है, यानी कि इट सीक्स टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं होनी चाहिए या फिर नहीं है, वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि ये विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को लिए सीखने को बढ़ाता है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है करेक्ट, यानी कि ये जो है समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर ये विशेषताएं समावेशी शिक्षा की। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, यह विशिष्ट आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए सीखने को बढ़ाता है, यानी कि इट इन्हेंसेस लर्निंग ओनली फॉर स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड्स। ये जो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन फ्लैंडर्स इंटरेक्शन विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। ये आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। ऑप्शन ए स्टूडेंट टॉक, बी है गार्जियन टॉक, सी है टीचर टॉक या फिर साइलेंस, छात्र वार्ता, अभिभावक वार्ता, शिक्षक वार्ता या फिर मौन। तो इनमें से क्या राइट आंसर है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर वो आपको बता देता हूँ, अभिभावक वार्ता, यानी कि जो गार्जियन टॉक है वो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। देखिए इसे कहते हैं FIAS। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि FIAS क्या है, या फिर फुल फॉर्म में पूछ लिया जाए आपसे, तो क्या होगा, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। तो ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। देखिए इंटरेक्शन जो है इसमें 10 स्टेप में दिए गए हैं, जो ये आपका FIAS है, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम है, वो 10 स्टेप में यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आपका 1 से 7 तक की बात करें तो आपका है टीचर टॉक, यानी कि शिक्षक वार्ता यहाँ पर 1 से 7 तक को में रखा गया है और इस प्रणाली में, जबकि 8 और 9 में रखा गया स्टूडेंट एक्टिविटी, यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी एक्टिविटी की को रखा गया। 10वां यहाँ पर साइलेंस, यानी कि मौन। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रणाली बनाई गई है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि FIAS में कितने स्टेप्स हैं, इंटरेक्शन के कितने स्टेप्स हैं, तो ये 10 स्टेप हैं। 1 से 7 तक है टीचर टॉक, 8 और 9 में है स्टूडेंट एक्टिविटी, 10 में है साइलेंस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। राइट आंसर है अभिभावक वार्ता को इसमें शामिल नहीं किया गया, इससे संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का। इन स्पीच द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज, यानी कि भाषण में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए भाषण में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। पहला ऑप्शन देखिए रूपियम, यानी कि मॉर्फिन। बी है सिलेबल, यानी कि सिलेबल। सी है यहाँ पर स्वनिम, यानी कि फोनिमी। डी है यहाँ पर वर्ड्स। तो रूपिम, सिलेबल, स्वनिम या फिर शब्द, या फिर मॉर्फिन, इंग्लिश में मॉर्फिम, सिलेबल, फोनिम या फिर वर्ड्स, इनमें से कौन सा भाषण में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है रूपिम। रूपिम यानी कि मॉर्फिन है जो है वो भाषण में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होता है। मॉर्फिन यानी कि जिसका स्वतंत्र मतलब हो, स्वतंत्र मीनिंग हो जिसकी, उसे कहते हैं मॉर्फिन। फोनिम की बात करें तो ये जो होता है वो आपका साउंड की जो यूनिट है, इसे कहते हैं साउंड की यूनिट। स्वनिम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसे स्वनिम। फोनिम जो है वो साउंड की यूनिट होता है। जबकि सिलेबल की बात करें तो ये है आपका वोवल इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है।
तो ये हो गया आपका भाषण में अर्थ की सबसे छोटी इकाई मॉर्फिन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा? वी लर्न बाय डूइंग, हु सेड? योकम, ऑप्शन ए, बी है सिम्पसन, डी है डॉक्टर मेस, या फिर ऑप्शन डी जॉन डेवी। तो ये आपको बताना है इनमें से किसने ये कहा था कि हम करके सीखते हैं, वी लर्न बाय डूइंग। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जॉन डेवी ने। जॉन डेवी ने ये कहा था कि हम कर सीखते हैं, वी लर्न बाय डूइंग। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो इसको छोड़ना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चन, और इसमें आपको गलती होने के कम चांसेस रहते हैं अगर आपको आंसर मालूम है तो जॉन डेवी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि द मेन ऑपरेशन इन इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग इज, ऑप्शन ए देखिए डायग्नोसिस, बी है परसेप्शन, सी है एक्शन एंड रिएक्शन, डी है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि शिक्षण के इंटरैक्टिव चरण में मुख्य ऑपरेशन क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए निदान, धारणा, क्रिया और प्रतिक्रिया, या फिर ये सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए शिक्षण के इंटरैक्टिव चरण में क्या होना चाहिए आपके अनुसार, यह आप बताइए। तो देखिए शिक्षण में इंटरैक्टिव चरण में ये तीनों चीज़ें ही शामिल होनी चाहिए, यानी कि निदान कैसे किया जाए, यानी कि डायग्नोसिस कैसे किया जाए, धारणा क्या है उस चीज़ को लेकर जो भी आप शिक्षण में यूज़ करते हैं, परसेप्शन क्या है आपका, क्रिया और प्रतिक्रिया ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो यानी कि ये सभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इंटरैक्टिव चरण में, यानी कि आपका जो इंटरैक्टिव स्टेज होता है टीचिंग का उसमें। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको थोड़ा अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए ये तीनों ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस, और बाकी के जो क्वेश्चन है अब नेक्स्ट सेट में हम डिस्कस करेंगे। देखिए आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो आप चाहें तो उसके नोट्स बना लें या फिर खुद से यहाँ पर सीख लें, जिस तरीके से भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लें। आपके पास अभी समय है तो तैयारी अच्छे से कर लें इसकी, और आप चाहें तो इसको कहीं शेयर कर दें जहाँ भी स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।